बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। तो याद होगा बहुत सारे नाटक हम लोगों ने देखे थे, और चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी, और फाइनली जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई। 14 महीने वो सरकार चली। 14 महीने के बाद उस सरकार को गिरा दिया गया और ऊपर से येदियुरप्पा साहब को बैठाया गया। बाद में येदियुरप्पा साहब भ्रष्टाचार के नाम पे हटाए गए, और अब वही भ्रष्टाचार जो है अभी भी पीछा कर रहा है। और भ्रष्टाचार को से अपना पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी पूरा का पूरा जो बीजेपी का कुनबा है, वो कांग्रेस के ऊपर वार कर रहा है। लेकिन जनता देश के चुनाव को नहीं मतलब उस पर वोट नहीं देने जा रही है, बल्कि वहाँ की जनता जो है वहाँ के लिए, यानी कर्नाटक के लिए वोट देने जा रही है। अब यहाँ 40% की सरकार जो कहकर के राहुल गांधी 18 दिन रह के आए थे, और ज़बरदस्त वहाँ पर राहुल गांधी ने वार किया था, और अभी भी पेसीएम से लेकर के तमाम चीज़ें चल रही हैं। इसमें ऐसे में कितना आगे भ्रष्टाचार पे, क्योंकि तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही है अमलेंदु जी, उसमें कहाँ आप देखते हैं कौन कितना फिट, कौन कितना आगे निकलता हुआ। क्योंकि 2 लोगों को राहुल गांधी दौड़ा करके रोड पे दिखा भी दिए थे कि हमारे ये दोनों नेता 70 साल के ऊपर के हैं, लेकिन कितने फिट हैं, देखो सड़क पे मेरे साथ दौड़ सकते हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की बात आप याद कीजिए। में बहुत बड़ा मुद्दा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से ज्यादा परेशान है। और जो एक ईश्वरप्पा, उनके मंत्री जिनका इस्तीफा लिया गया था, जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो 40% कमीशन मांग रहे थे, और एक स्वयंसेवक जो था ठेकेदार, वो चिट्ठी लिख करके उसने आत्महत्या कर ली थी, तो उन ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी तो आज तक नहीं हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो उनको टिकट देने से बचती रही है, अब पता नहीं देगी उन्हें टिकट या नहीं देगी, लेकिन वो जो है हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए हैं ईश्वरप्पा। अब इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो भारतीय जनता पार्टी की, इससे भारतीय जनता पार्टी निजात कैसे पाए, तो उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही है, जो हम लोग लगातार चर्चा करते रहे कि सांप्रदायिक विभाजन जो है वो उसका एक हथकंडा है। और अभी एक घटना हुई है, वहां जो ओल्ड मैसूरू का एक रामनागरा जिला है, वहां एक जो पशु विक्रेता था उसकी हत्या की गई, और हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की वहां काफी ज्यादा कोशिशें की गई हैं। और जो ओल्ड मैसूर का इलाका है राजीव जी, वो कांग्रेस और जेडीएस का गढ़ समझा जाता है, और जो व्यक्ति उसमें आरोपित है, भारतीय जनता पार्टी का नेता जो समझा जाता है, तो वो शायद लिंगायत समुदाय का माना जाता है कि उससे वो आता है। तो इस तरीके की घटनाएं उस इलाके में नहीं होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी उस इलाके को भी अब इसमें झोंकना चाहती है, इस आग में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बात कुल मिलाकर रणनीति चल रही है। और देखिए, ये एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की चलती रहती है, और ये उन्होंने पिछले कई चुनाव से इसको उन्होंने भुनाया है एक तरीके से। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, तो कर्नाटक में हिजाब एकदम से शुरू हो गया था मसला। तो जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव चला, तब तक कर्नाटक में हिजाब चलता ही रहा। तो अब कर्नाटक में चुनाव है, तो बंगाल और बिहार जो है वो जल रहे हैं। तो ये इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, इसको समझने की असल में आवश्यकता है। अब ये जिस राज्य में चुनाव होते हैं, वहां ये जो है कम हरकतें करते हैं, दूसरे राज्यों में ज्यादा हरकतें करते हैं, और उनकी सूचनाएं जो है उसके जरिए वो उन राज्यों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशें करते हैं। तो ये नई जो है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, जो मुझे लगता है इस पे अब वो काम करने लगी है। तो भ्रष्टाचार से बचने का 20,000 करोड़ किसके हैं, इससे बचने का 40% की कमीशन की सरकार जो है, इससे बचने का भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही रास्ता बचता है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी उसी पे कुल मिलाकर के कर्नाटक में भी काम कर रही है, और उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। जिस तरीके से येदियुरप्पा जी को किनारे किया जा रहा है, येदियुरप्पा जी जो है वो नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक नुकसान देने वाली चीज जो है वहां कुल मिलाकर के हो रही है। प्रशांत जी ने आरक्षण को लेकर के बहुत विस्तार से जो है चर्चा करी ली कि वो एक मुद्दा वो भी एक बन रहा है।
तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां मुद्दों की कमी है, और हर जगह मुद्दों की कमी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे सिर्फ एक ही होता है, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा होता नहीं है, तो उसी पे चलते हैं वो। तो कुल मिलाकर के आखिर में आएंगे वो उसी पे लौट करके, आना उनको उसी पे है, वो कर्नाटक में भी उसी पे लौट करके आएंगे, और कोशिश उनकी ये होगी किसी भी तरीके से राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उससे जो है वो किस तरीके से देश की राजनीति में डिरेल किया जाए। अब जो आपने जहां से शुरुआत की थी कि भाई केजरीवाल जो है वो एकदम डिग्री के पीछे क्यों पड़ गए, ममता बनर्जी वहां क्यों शुरू हो गई, या नीतीश कुमार जो है वो क्या कर रहे हैं, तो ये सब भी राजीव जी, अब मैं ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सब जो है वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग में एक खौफ तो है, वो राहुल गांधी का खौफ है। और राहुल गांधी का खौफ जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों जगह जो मुझे लगता है एक तरीके से काम कर रहा है। अब ये कांग्रेस की अपनी रणनीति है, किस तरीके से वो जो है अपने जो सहयोगी हो सकते हैं उनके दिल से ये खौफ निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती है, और ये समझा पाती है कि नहीं समझा पाती है कि बड़ा खौफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर वो 2024 में लौट के आती है तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय दल है, खासतौर से जो छोटे दल हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, उनको समझने की चीज है। बाकी भारत शर्मा जी ने बड़े विस्तार से समझाया केजरीवाल के बारे में, तो ये तो सही है। अब थोड़े दिन पहले तो प्रशांत भूषण भी एक ट्वीट कर रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि इसके पीछे आरएसएस है। अब बताइए, जब रसोई से खाना आ रहा था तब आपको नहीं मालूम था कि इसके पीछे आरएसएस है? तब शांति भूषण जी जो थे वो 1 करोड़ रुपया चंदा दे करके वो पार्टी बनवा रहे थे, आम आदमी पार्टी, और अब जब आपके साथ किया गया तो आपको समझ में आया कि इसके पीछे आरएसएस है। अब जो योगेंद्र यादव जी एक है, अब वो कांग्रेस के आजकल ज्यादा नजदीक हो गए हैं, वो किस तरह की भाषा लिख रहे थे और आज फिर जो एक लेख लिख रहे हैं तो उसमें किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से राजनीति चल रही हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत मोर्चों पे लड़ना है, अकेला भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं लड़ना है। जो साथ खड़े दिख रहे हैं उनकी भी रणनीति पे विचार करना है, उनकी राजनीति जो वो क्या है, तो इस पे भी जो कुल मिलाकर विचार करना है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो चीजें बाबा साफ करते रहे हैं, और बाबा वो कहते रहे हैं कि उनका लक्ष्य ना प्रधानमंत्री बनना है ना सरकार बनाना है, उनका लक्ष्य किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी को बचाना है। और मुझे लगता है कि यही लक्ष्य जो है वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी समझता है स्वयं को, उसका यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी तरीके से देश के अंदर डेमोक्रेसी बची रहे। अगर डेमोक्रेसी बची रहेगी तो तमाम राजनीतिक दल भी बचे रहेंगे, और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो आप चाहे कांग्रेस से लड़ते रहिए, चाहे राहुल गांधी का खौफ लेकर घूमते रहिए, खत्म आप भी हो जाएंगे। तो ये चीजें अगर नहीं समझ में आती है लोगों को, खासतौर से जो समाजवादी विचारधारा के लोग कहे जाते हैं राजीव जी, इनका इतिहास जो है कुल मिलाकर के वो पहले से भी बड़ा ठीक ठाक नहीं रहा है। जर्मनी में भी जो है, जब कम्युनिस्ट जो थे वो ठूस ठूस के गैस चैम्बर्स में मारे जा रहे थे तो ये बहुत खुश होते थे, और बाद में फिर ये भी उन्हीं कम्युनिस्टों के साथ जो थे ठूस ठूस के मारे गए गैस चैम्बर्स में। तो ये जो जिस तरीके से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो समझने की आवश्यकता है वो कांग्रेस तो अपना रास्ता कर ही रही है। जो विपक्षी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी का स्वयं को विरोधी समझते हैं, और हो सकता है ईमानदारी से विरोध भी करते हो भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा नहीं है कि वो बेईमानी से ही करते हो, ईमानदारी से विरोध भी करते हो, लेकिन जो पहला लक्ष्य मुझे लगता है कि उसके बारे में विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका शत्रु पहला कौन है, और देश के सामने जो बड़ा संकट है वो किसको आप समझ रहे हैं। इस समय देश के सामने बड़ा संकट जो है, अगर ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि सबकी राजनीति जो एक तरफ हो जाएगी, और ये समझाने की जो है मुझे लगता है ये जनता जब अपने पे आएगी तो वो अच्छी तरीके से सबको समझा देगी, पक्ष को भी। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ